नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 11 जून 2019 शिफ्ट 1 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और इसे हमने करंट पब्लिकेशन से लिया है। हम करंट पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस एडिशन के हिसाब से हैं। इस एडिशन के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस की सीक्वेंस है। किसी और एडिशन में ये क्वेश्चंस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं, किसी और किताब में ये क्वेश्चंस किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम के नाम और डेट के हिसाब से इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में अपनी वाली किताब में ढूंढ लें। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का 100% एक्यूरेसी के साथ करने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि लैंग्वेज को लेकर आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है। आपके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो आपने तैयार किए हैं, उन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को आप एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल कर पाते हो। आपकी वोकैबुलरी जो आपने याद की है, मेमोराइज की है, समझी है, समझ के पढ़ी है, उस वोकैबुलरी को आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किसी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए कैसे यूज़ कर पाते हो। ओवरऑल आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्लोज टेस्ट को करने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि एनसीईआरटी की किताबें ले लें। 6 से 10 क्लास तक की जो इंग्लिश में लिखी हुई हो उनको पढ़ना स्टार्ट करें। इससे आपको जीके में भी हेल्प मिलेगी और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, इस तरह की चीज़ों में भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे हमारे सामने ये क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। अब इस क्लोज टेस्ट को करने के लिए जो ब्लैंक यहाँ पर दिए होते हैं, जो ब्लैंक आपको फिल करने होते हैं, ये आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो सकते हैं। तो आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि किसी कंटेक्स्ट में किस तरह की स्ट्रक्चर में हम किस तरह की वर्ड्स को, फ्रेजेस को यूज़ करते हैं। वोकैबुलरी केवल याद करने से वोकैबुलरी का मतलब नहीं है। किसी वर्ड का मीनिंग जान लेना ही काफ़ी नहीं है। किसी वर्ड का फंक्शन क्या होता है और वो किस तरह के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, किस तरह की डोमेन में इस मीनिंग के वर्ड को या इस पर्टिकुलर वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप जानें। जब भी कोई वर्ड आपके सामने आता है तो केवल उसका मीनिंग जानने तक ही ना रुक जाए। हाँ, 2-4 मिनट आपको इसमें ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल आपके टाइम को रिड्यूस करेगा। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से चीज़ों को करेंगे तो आप बाद में गलतियां करेंगे। फिर उन गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए आप फिर उसको याद करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। फिर आपने अगर गलत तरीके से किसी चीज़ को कर लिया तो आप फिर गलती करेंगे। इसी तरह से गलतियों को सुधारते सुधारते आपका जो ओवरऑल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं कि शुरू में अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी वर्ड के मीनिंग को जानने के साथ साथ उसके फंक्शन को जानें। किस तरह की स्ट्रक्चर में वो यूज़ होता है, उसके साथ किस तरह के प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड 1-2 सेंटेंस पढ़ें कि किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस स्पेसिफिक डोमेन में, किस स्पेसिफिक फील्ड में इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं फाइनेंशियल फील्ड में, फाइनेंशियल डोमेन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जिनका सोशल मीनिंग होता है, सोशल डोमेन में यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिजिकल डोमेन में, फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल मूवमेंट को रिफर करने के लिए उस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो इमोशनल, फीलिंग्स या पर्सनल सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस डोमेन को, इस कंटेक्स्ट को जानने की ज़रूरत है अगर आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं तो। वरना होगा क्या, आपको ये 5 ब्लैंक दिए होंगे, 5 में से अगर आपने 4 या 3 फिल कर दिए और एक भी अगर आपने छोड़ दिया तो बस आप कट ऑफ तक ही रुक ही जाएंगे। वो सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। वो जो ड्रीम सिलेक्शन आप लेके बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छी रैंक पर होगा, वो रुक जाएगा। बस कट ऑफ क्लियर करते रहेंगे, साल बढ़ते रहेंगे। इस साल कट ऑफ क्लियर हो गया, 7 नंबर से रह गए, अगले साल फिर 6 नंबर से रह गए। कट ऑफ क्लियर होता रहेगा, सिलेक्शन में देरी होगी। तो हर चीज़ को ज़रा अच्छे तरीके से जानें। सेंटेंस मुझसे अक्सर बोलते हैं कि सर आपके सेशंस बहुत लंबे हो जाते हैं। वो इसीलिए लंबे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जा रहे हैं कि आप सोचना सीखें, आप समझना सीखें। जो इंग्लिश को आपने रूल रेगुलेशन में समेट दिया है, रट्टा मार मार के परेशान हो गए हैं। 1 साल की इंग्लिश 2 साल की, 3 साल की हो जाती है, सिलेक्शन नहीं होता, मार्क्स नहीं आते, और आते भी हैं तो बस कट ऑफ क्लियर हो गया। कभी 10 नंबर से रह गए, कभी 5 नंबर से रह गए, कभी 3 नंबर से रह गए।
4-5 साल तक यही चलता रहता है। तो आप इसमें सुधार करें, आप अपनी अप्रोच को बदलें, आप चीज़ों को समझना सीखें। समझ से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई शॉर्टकट, कोई रूल आपके काम नहीं आएगा अगर आपकी समझ नहीं है। तो वो 70% क्वेश्चन कर लोगे आप रूल रट के, 30% छोड़ दोगे, बस वही रुक गया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस क्लोज टेस्ट को। इस क्लोज टेस्ट से सीखेंगे कि किस तरह से करना है। लीविंग हिज कार विद द वैलेट। देखिए, लीविंग हिज कार एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज लगाई गई है। वैलेट का मतलब होता है किसी होटल या रेस्टोरेंट में वो पर्सन जो आपकी कार को पार्क कर देता है। आप किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पर उसने स्पेशल पर्सन हायर किए होते हैं एम्प्लॉय के तौर पर, जिसको आप अपनी कार की चाबी पकड़ा देते हो और वो आपकी कार को ले आके पार्क कर देता है और आप सीधे होटल या रेस्टोरेंट में एंटर कर जाते हो। तो लिविंग हिज कार विद द वैलेट ही, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आनी चाहिए मेन वर्ब। अब देखिए, मेन वर्ब भी ऐसी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो, क्योंकि उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो एक्सेस के साथ आ जाता है टू, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एंटर की बात यहां पर होंगे, एंटर जो है सही वर्ब है। एंड ही एंटर्ड द होटल एंड जॉइंड द लार्ज क्राउड मिलिंग। देखिए, एक्सेस इंट्रांजिटिव भी हो जाती है और ट्रांजिटिव भी हो जाती है। सही में बताऊं तो एक्सेस एक ऐसी वर्ब है जो कि एम्बी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसी वजह से एक्सेस वर्ब यहां पर कंफ्यूजन है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक्सेस का मतलब केवल फिजिकली एंटर करना नहीं होता है, मेटाफोरिकल सेंस में भी हम एक्सेस वर्ब को यूज कर लेते हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, अगर आप अपने भाई के, अपने दोस्त के कंप्यूटर का पासवर्ड आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि आपकी उस कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेस है। अगर आप अपने दोस्त के, आप अपने फादर के, आप अपने अंकल के ऑफिस में जा सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को टच कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनके ऑफिस में आपकी एक्सेस है। तो एक्सेस को इस ब्रॉड सेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पर किसी फिजिकल बिल्डिंग में एंटर करने की बात हो रही है, किसी फिजिकल बिल्डिंग में प्रवेश करने की बात हो रही है, इसलिए हम एंटर्ड वर्ब को यहाँ पर चूज करेंगे। एंटर जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है और इसके बाद लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट, वो बिल्डिंग, वो प्लेस जहां पर एंटर हुआ। तो ये हो गया आपका 111 का दूसरा। एडमिटेड का तो यहाँ पर मीनिंग ही नहीं था। ठीक है, होटल को क्या एडमिट करोगे। इन्वेड का मीनिंग बहुत अलग होता है। इन्वेड का मीनिंग मैं आपको बताते हुए चलता हूं। देखो, हमें पता चल गया, इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि हमें एंटर्ड लगाना है, तो क्या हम इन्वेड को छोड़ दें। इन्वेड एक ऐसा वर्ड है, इन्वेड एक ऐसी वर्ब है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इन्वेड का मतलब होता है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। इन्वेड एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एंटर अ प्लेस और अ कंट्री with many soldiers in order to take control of it। किसी देश को, किसी क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स के साथ उस क्षेत्र में, उस कंट्री में एंटर कर जाना। तो क्या कर लिया आपने, उसको इन्वेड कर लिया और इसी इन्वेड से बना है इन्वेजन, नाउन हो गया। और इसी से बनता है इन्वेसिव, इन्वेसिव हो गया एडजेक्टिव। इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 111 का दूसरा। 112 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही एंटर्ड द होटल एंड जॉइंड द लार्ज क्राउड मिलिंग अबाउट, मिलिंग असाइड, मिलिंग इनटू, मिलिंग आउट। अब देखो, यहां पर मेरी बात सही होती हुई दिखाई देती है। आपने प्रीपोजिशन के यूजेस पढ़े होंगे, लेकिन आपने किसी प्रीपोजिशन के एक या दो यूज पढ़ लिए होंगे। क्या आपको पता है कि अबाउट जब प्रीपोजिशन है, और एडवर्ब भी हो सकता है अबाउट, लगभग सारे प्रीपोजिशन एडवर्ब भी हो जाते हैं। तो अबाउट जब प्रीपोजिशन और एडवर्ब होता है तो वो इन मैनी डायरेक्शंस को भी रिफर करता है, इन मैनी डायरेक्शंस। क्योंकि यहां पर तो अबाउट ही आना है, यहां पर ना तो असाइड का मीनिंग बन रहा, ना इनटू का, ना आउट का। असाइड जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है एट
वन साइड या टू वन साइड। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक साइड में लार्ज क्राउड मिलिंग कर रही थी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इनटू जब प्रीपोजिशन होगा तो किसी इनवर्ड मूवमेंट को दिखाएगा। आप बाहर से आए और किसी रूम में एंटर कर गए तो आप रूम में इनटू हो गए, ठीक है। एक इनवर्ड मूवमेंट को दिखाता है कि बाहर से अंदर को मूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर इस तरह की कोई मूवमेंट भी नहीं है जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाकर रिफर की जाए। आउट, किसी आउटवर्ड मूवमेंट को, कोई बाहर को कोई मूवमेंट हुई है उस तरह की चीजों को रिफर करता है। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन या एडवर्ब, यहां पर तो एडवर्ब ही लगेगा। प्रीपोजिशन होता तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा होता, ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो गया, तो इसका मतलब यहां पर जो भी वर्ड लिखा जाना है वो एडवर्ब के फंक्शन में लिखा जाना है। और एडवर्ब का फंक्शन ऐसा होना है जो इस वर्ब के साथ मिलकर एक ऐसा मीनिंग दे जो इस सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई कर सके। और वो वर्ब है आपकी मिल अराउंड या मिल अबाउट। देखिए एक फ्रेजल वर्ब होती है मिल अबाउट, मिल अबाउट या मिल अराउंड। इसका मतलब होता है टू मूव अराउंड विद नो क्लियर पर्पस। कोई आपका पर्पस नहीं है फिर भी आप इधर उधर घूमे जा रहे हैं। टू मूव अराउंड विद नो क्लियर पर्पस, बिना किसी पर्पस के आप इधर उधर। अराउंड का मतलब आपकी सराउंडिंग डायरेक्शन, अराउंड सराउंडिंग डायरेक्शन को रिफर करता है जब प्रीपोजिशन होता है, एडवर्ब होता है। और इसी मीनिंग में अबाउट भी आ सकती है। अबाउट के और भी कई मीनिंग है, अबाउट और भी कई फंक्शन में यूज होती है। कंसर्निंग के मीनिंग में यूज हो जाती है, रिलेट करने के लिए यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अबाउट और अराउंड का जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये एक डायरेक्शन को, एक प्लेस को रिफर कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाना था मिल अबाउट। लेकिन अगर आपको मिल अबाउट या मिल अराउंड फ्रेजल वर्ब के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि अबाउट जब प्रीपोजिशन या एडवर्ब होती है तो मैनी डायरेक्शंस को भी रिफर कर सकती है, इतनी बात अगर आपको पता है तो आप यहां पर अबाउट लगा देते। 112 का फर्स्ट आ गया। 113 पर बात कर लेते हैं। ही फाउंड, अच्छा देखो एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो मिल वर्ड है जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो आपको पता है मिल का मतलब क्या होता है। सबने फ्लोर मिल देखी होगी, कभी ना कभी आटा पिसवाने गए होंगे, ये भी एक फ्लोर मिल है। गेहूं डालो इसमें से आटा निकल के आ जाता है, या कोई भी ग्रेन यहाँ पर डालो, कोई भी अनाज यहाँ पर डालो, आटा निकल के आ जाता है, उसको क्रश कर देती है। ये मिल है, ठीक है। मिल का मतलब एक मशीन। मिल वर्ब भी हो जाती है। मिल जब वर्ब होगी तो उसका मतलब क्या होगा, टू क्रश ग्रेन्स इनटू पाउडर, ठीक है, जब ये वर्ब होगी। और मिल अबाउट का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, मिल अराउंड का मीनिंग वहां पर वो फ्रेजल वर्ब हो रही है। इसके अलावा ये भी सब देखिए, ये एक बड़ी मिल है, ये एक बड़ी मशीन है, और इस बिल्डिंग को जहां पर ये मशीन एस्टैब्लिश हो उस बिल्डिंग को भी मिल कह सकते हैं। राइस मिल आपने सुना होगा, फ्लोर मिल आपने सुना होगा। तो इतनी बात का भी ध्यान रखना। ये तो खैर आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने इमेज लगाकर आपको बता दी। क्या है 113 में, ही फाउंड अ बैज वेटिंग फॉर हिम ओवर द रिसेप्शनिस्ट टेबल, एट द रिसेप्शनिस्ट टेबल, इन द रिसेप्शनिस्ट टेबल, बाय द रिसेप्शनिस्ट टेबल। देखिए बाय लगाया जाता है डूअर को रिफर करने के लिए, या कोई एक्शन, कोई काम कैसे हुआ ये बताने के लिए। या बाय लगाया जाता है किसी डेडलाइन को रिफर करने के लिए, कोई टाइम की डेडलाइन हो तो आप बाय प्रीपोजिशन से लगा सकते हैं। यहाँ पर तो प्रीपोजिशन ही आना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है रिसेप्शनिस्ट टेबल, तो बाय तो यहाँ आगा नहीं। इन आता है किसी क्लोज्ड स्पेस के लिए, किसी कन्फाइनमेंट स्पेस के लिए। जैसे ये स्टूडियो मेरा जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक 4 दीवारी में बंद है, ये क्लोज रूम है। कोई हॉल, कोई बिल्डिंग, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल एक क्लोज्ड स्पेस होता है, इसको बोलते हैं कन्फाइनमेंट, कन्फाइंड प्लेसेस। तो वहां पर उसको रिफर करने के लिए इन प्रीपोजिशन लगाया जाता है। यहाँ पर इन भी नहीं आना है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट टेबल तो कन्फाइंड स्पेस है नहीं, कन्फाइंड प्लेस है नहीं। एट यहाँ पर आ जाएगा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को या स्पेस में किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट को रिफर करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं। ओवर का मतलब होता है हाइयर देन समथिंग एल्स,
ओवर प्रीपोजिशन को यूज करते हैं हम एक हाइयर पोजीशन को रिफर करने के लिए, हाइयर देन या हाइयर पोजीशन देन समथिंग एल्स। ठीक है, हाइयर पोजीशन देन समथिंग एल्स या अबव पोजीशन। यहां पर कुछ है रखा हुआ है और यहां की पोजीशन को रिफर करना है, तो आप कह सकते हो कि दिस थिंग इज ओवर दिस थिंग। ठीक है, इसके अलावा ओवर को हम तब भी यूज कर लेते हैं जब कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर ले। जैसे मैं कह सकता हूं माई हैंड इज ओवर माई पेन। ठीक है, मेरे हैंड ने चूंकि मेरे पेन को कवर कर लिया, तो मैं कह सकता हूं माई हैंड इज ओवर माई पेन, जब कोई चीज दूसरी चीज को कवर कर ले, कवरिंग समथिंग। तो यहां पर तो ऐसा है नहीं कि वहां पर जो बैज रखा हुआ था वो इतना बड़ा था कि उसने रिसेप्शनिस्ट की टेबल को ही कवर कर रखा था, तो ओवर भी यहाँ पर सही नहीं है। उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को बता रहे हैं कि बैज किस लोकेशन पे रखा था, एट यहाँ पर आ जाएगा। ओन लगा होता तो ओन भी सही हो जाता, अगर ओन प्रीपोजिशन कहीं ऑप्शन में होता तो ओन ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता। ये हो गया आपका 113वां। ठीक है, एट द रिसेप्शनिस्ट टेबल एंड टुक हिज। 114वें के ऑप्शन आपके सामने है, टुक हिज स्टैंड, took his lounge, took his couch, took his seat in the rear of the hall। rear का मतलब होता है बैक साइड, rear का मतलब होता है बैक साइड। जो भी हॉल था उसकी बैक साइड को रिफर करने के लिए, ये अगर फ्रंट है तो इस बैक साइड को रिफर करने के लिए rear लगा दिया, एट द rear of the hall। तो took his seat। देखिए मैं बता दूं, स्टैंड को अगर यूज करना होता था, अगर स्टैंड को यहां पर यूज करना होता तो टुक हिज स्टैंड क्यों लगाता। स्टैंड, टुक हिज स्टैंड का मतलब हो जाता है टेक वंस स्टैंड का मतलब हो जाता है टेक वंस मूव। अब आपने अगर कोई मूव लिया या आपने कोई डिसीजन लिया, कोई सिचुएशन है, कोई डिबेट चल रही है या कुछ आपको करना है, तो आपने अपना स्टैंड लिया, मतलब आपने अपना पर्सपेक्टिव लिया, आपने अपना मूव लिया, या आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि मैं तो ऐसा करूंगा, मेरा स्टैंड इस सिचुएशन में ये है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ये करूंगा। तो उस सिचुएशन में यूज किया जाता है टेक वंस स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है यहां पर अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन, या आप क्या करने वाले हैं, आपका एक्शन क्या होगा, आपका मूव क्या होगा, उसको रिफर करने के लिए स्टैंड यूज किया जाता है। लॉन्ज का मतलब यहां पर नहीं है। देखिए लॉन्ज वो पब्लिक प्लेस होता है किसी होटल या रेस्टोरेंट में। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, आप किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो एक पब्लिक प्लेस होता है, वो सबके लिए होता है, वो कॉमन प्लेस होता है, वहां पर कोई भी आकर बैठ सकता है, रिलैक्स कर सकता है, किसी का वेट कर सकता है। उसके चार्ज नहीं होते, चार्ज होते हैं रूम के, ये जो सर्विस आप लेते हो कुछ खाने पीने के लिए मंगाओगे तो ये वो जैसे कोई बहुत अच्छा होटल है ये, या कोई एयरपोर्ट है शायद, और उस एयरपोर्ट में ये एक लॉन्ज है, यहाँ पर लोग आकर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं उसने लॉन्ज ले लिया, टुक हिज लॉन्ज मीनिंगफुल नहीं है। फिर वर्ड आता है काउच। काउच सोफे जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। देखिए सोफा थोड़ा फॉर्मल होता है और किसी भी गद्देदार कुर्सी को आप काउच कह सकते हैं। ये सोफा रखा हुआ है, ये काउच रखा हुआ है। सोफे में अपने हाथों को रखने के लिए यहाँ पर साइड में भी फैसिलिटी होती है और पीछे भी थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है, फॉर्मल आर्टिकल होता है। और काउच किसी भी गद्देदार कुर्सी को काउच कह दोगे आप, इसको काउच कह दोगे, ये भी एक तरह का फैशनेबल डिजाइन काउच है। तो ये डिफरेंस होता है सोफे में और काउच में। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई काउच लिया या कोई सोफा उठा के वो पीछे चला गया, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। सीट यहाँ पर मीनिंगफुल है, ठीक है, स्टैंड भी नहीं, लॉन्ज भी नहीं, काउच भी नहीं। अब देखिए टेक वंस सीट, इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। टेक वंस सीट, मेरे अंदर आदत है कि मैं जब तक चीजों को अच्छे से क्लियर ना कर दूं मुझे मजा नहीं आता। टेक वंस सीट का एक मतलब तो यही हो गया, टू सिट एट असाइंड पोजीशन। जो भी पोजीशन आपकी है कि आप यहां बैठेंगे,
जैसे हम पोजीशंस को असाइन कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट बैठेंगे, यहाँ पर वो वाले व्यक्ति बैठेंगे, यहाँ पर ये बैठेंगे, वहाँ पर ये बैठेंगे, तो हमने पोजीशंस को असाइन कर दिया, सीट को असाइन कर दिया कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं वो यहाँ बैठेंगे आगे वाली कुर्सियों पर, बाकी लेस इम्पोर्टेंट पीछे बैठेंगे। तो टू सिट एट असाइंड पोजीशन, एक मीनिंग तो यही हो गया इसका। एक मीनिंग और निकल के आता है मेटाफोरिकल सेंस में, और वो ये है टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज और वर्क ऑफ एन असेंबली, ऑफ द असेंबली लिखता हूं, स्पेसिफिक करना पड़ेगा मुझे, असेंबली आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। कोई पर्सन, कोई विधायक, कोई सांसद जब इलेक्ट हो जाता है तो जब वो अपनी एक्टिविटीज में, अपनी असेंबली की, लोकसभा की, विधानसभा की एक्टिविटीज में, काम में पार्टिसिपेट करने लगता है, तब उसको कहते हैं टेक वंस सीट। स्टैंड लिख दिया मैंने, सॉरी, टेक वंस सीट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। ठीक है, टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज और वर्क ऑफ द असेंबली आफ्टर बीइंग इलेक्ट, चुने जाने के बाद अपने काम में पार्टिसिपेट, अपने काम में लग जाना, उसको टेक वंस सीट कहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन था आपका टेक वन सीट। तो सिट करने की बात की जा रही है कि हॉल में पीछे गया और उसने अपनी असाइंड पोजीशन पर वो बैठ गया, या अपनी जो भी उसकी जहाँ पर उसको बैठना था वो बैठ गया, उसने अपनी सीट ली। इन द रियर ऑफ द हॉल व्हेन द प्लेस वाज, यहाँ पर आ जाइए, ये है आपका लास्ट ऑप्शन, व्हेन द प्लेस वाज, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है, द मॉडरेटर वेलकम द क्राउड। वैन लगाई गई है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए, पहली क्लोज है ये और दूसरी क्लोज है ये। अब यहां पर लगी है लिंकिंग वर्ब, यहां पर कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट हो, और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि नाउन हो सकता हो या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो नाउन प्रोनाउन का तो यहाँ पर काम है नहीं, एडजेक्टिव दिए हैं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में। व्हेन द प्लेस वाज एम्प्टी, एम्प्टी की तो बात ही नहीं की जा रही है, लोग आ रहे हैं ना अभी, और लार्ज क्राउड की बात की जा रही है। और उसके बाद मॉडरेटर किसी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो किसी डिबेट को, किसी मीटिंग को या किसी सेरेमनी को प्रिसाइड करता हो। जैसे लोकसभा का स्पीकर मॉडरेटर कहा जा सकता है, वो प्रिसाइड करते हैं। प्रिसाइड का मतलब टू हेड, वो प्रिसाइड करते हैं किसको कितने समय बोलना है, आपका समय खत्म हो गया आप बैठ जाइए, आप शोर मत मचाइए, आप चुप हो जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आप अपनी बात रखिए। अलग अलग सांसदों से इस तरह से वो ट्रीट करते हैं, तो वो प्रिसाइड करते हैं। मॉडरेटर का काम यही होता है कि किसी मीटिंग में, किसी फॉर्मल सेरेमनी में प्रिसाइड करना, उसको मॉडरेटर कह देते हैं। तो मॉडरेटर ने वेलकम किया है क्राउड को, तो इसका मतलब प्लेस एम्प्टी तो है नहीं, ये तो मीनिंगलेस हो गया, अपोजिट मीनिंग में हो गया। स्टफ का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, किसी भी चीज को ठूस ठूस के भर देने का मतलब स्टफ होता है। अगर मैं स्टफ के मीनिंग को इंग्लिश में बताने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि स्टफ का मतलब है टू फिल अ कंटेनर कंप्लीटली विद समथिंग। पूरी तरह से अगर आपने किसी को भर दिया तो आपने उसको स्टफ कर दिया। आपने तकिया लिया और तकिए में, पिलो में ठूस ठूस के कॉटन भर दी पूरी तरह से, इतनी सी भी जगह न रह जाए, तो आपने उस पिलो को स्टफ कर दिया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं टू पुश समथिंग इनटू अ शॉर्ट प्लेस। कोई छोटी सी जगह है, कोई छोटी सी जगह देखिए आपने और उसमें को पुश कर दिया, आपने कुछ चीज को ठूस ठूस के भर दिया, तो वो स्टफ कहलाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि प्लेस को स्टफ किया था, ठूस ठूस के भरे गए थे लोग, छतों पे, पंखों पे, सब जगह चढ़े पड़े हैं, नहीं, ऐसा मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो स्टफ भी नहीं आनी है। कंप्लीटेड का भी यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा फिल्ड। व्हेन द प्लेस वाज फिल्ड, जब वो पूरी जो जगह थी, वो हॉल, वो फिल हो गया, तो फिर मॉडरेटर साहब आए, उन्होंने जो है क्राउड का वेलकम किया कि आपका यहाँ पर वेलकम है। तो इस तरह से जो है शब्दों को इग्नोर नहीं करना है, उनके मीनिंग जान लो, समझ लो, क्योंकि कुछ वर्ड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज़्यादातर वर्ड जो है इंपॉर्टेंट ही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि वो बार बार आपके सामने आएंगे। अभी आप उनको यहाँ पर इग्नोर कर दोगे, वो फिर किसी
और जगह पर, किसी फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी और क्लोज टेस्ट में, कहीं पर कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ हो जाएंगे, या फिर वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके सामने आ जाएंगे। तो वर्ड्स के मीनिंग को जानने के साथ साथ उनके फंक्शन किस स्ट्रक्चर में वो यूज़ होते हैं ये भी जाने। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो शॉर्टकट, आपको जो जल्दी पड़ी हुई है यार, 3 महीने बाद एग्जाम है, फटाफट कोर्स को, सिलेबस को निपटाओ और फटाफट जो है नौकरी लेकर अपनी लाइफ को सेटल कर लो। आपको ये जो जल्दी पड़ी हुई है, इस जल्दी के चक्कर में ही आप ज़्यादा देर कर देते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के हिसाब से टाइम को मैनेज करते हुए आपको प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन चीज़ों को शॉर्टकट के साथ निपटाने वाले लोग अक्सर अपनी यात्रा को लंबा कर देते हैं, क्योंकि वो बार बार गलतियां करते हैं। उन गलतियों को सुधारते सुधारते समय बढ़ जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। बहन चोद।